क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या है कि कोई इवेंट दे रखा है ए, तो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो दे रखी है 2/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग इज 2/11। तो ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए को क्या बोलते हैं, ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/11। 11 माइनस 2/11 मतलब 9/11। 9/11। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। एक वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन में से एक लेटर मतलब एक अल्फाबेट चूज करना है। तो स्पेलिंग देखिए, ASSASSINATION, असैसिनेशन। असैसिनेशन। तो इसमें से एक लेटर यानी कि एक अल्फाबेट चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल। ठीक, तो पहले वॉवल्स पर टिक कर लीजिए। ए, फिर से A I O, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो हो गए वॉवल्स। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवल। एक वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल अल्फाबेट्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 है, और वॉवल्स कितने हैं, 6। तो 6/13 हो गया। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट। अब जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए अगर हम पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में अगर हम वॉवल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करेंगे तो वॉवल जो है वो तो टोटल इसमें अगर देखें तो टोटल 6 हैं। वॉवल के अलावा जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट ही तो है। तो आप 1 माइनस 6/13 कर दो, ठीक, तब भी वही आएगा। या फिर कॉन्सोनेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/13। क्वेश्चन 11 देखिएगा। 11 में है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। एक लॉटरी है, लॉटरी में एक पर्सन क्या करता है, वो 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स चूज करता है रैंडमली। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, उनमें से रैंडमली वो कोई 6 नेचुरल नंबर चूज करता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विन्स द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। फिर इन्होंने हिंट में दिया है, ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। अब होगा क्या कि कोई भी पर्सन, उसके पास टोटल 20 नंबर हैं, तो वो उन 20 नंबरों में से 6 नंबर सेलेक्ट करने वाला है। समझ रहे हैं, 20 में से कोई भी 6 नंबर वो सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए 1 से 20 तक आपके सामने 20 छोटे छोटे कार्ड्स रख दिए गए, और वो ये कहते हैं कि भाई आपको 1000 रुपये दे, आप 1000 रुपये दे दो और इनमें से कोई भी 6 कार्ड्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 कार्ड्स पर नंबर लिखे होंगे। मान लो एक नंबर होगा 1, एक नंबर मान लो 7, एक 13, एक 17, एक 19 और एक 20। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 6 हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए। तो वो हमने 6 कार्ड्स उठाए, 6 कार्ड्स उठाए, वो 6 नंबर हमारे पास आ गए। वो अपनी एक स्लिप देगा, लॉटरी वाला जो ऑफिशियल है वो अपनी एक स्लिप देगा, उस पर जो जो नंबर आपने सेलेक्ट करे हैं वो नंबर्स लिख देगा, लिख कर अपनी स्टैंप लगा देगा और आपसे 1000 रुपये ले लेगा। तो ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों को बेचेंगे उसको, लॉटरी को। ठीक है, ये लॉटरी का बिजनेस ऐसे ही चलता है। तो इस बिजनेस में क्या हो गया कि उसने मान लो 1000 लोगों को वो बेच दिए, लॉटरी के टिकट बेच दिए। तो 1000 का मतलब क्या हो गया, एक इंसान से उसने कितने पैसे लिए, 1000 रुपये। ठीक है, और 1000 लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 × 1000, उसके पास कितने पैसे आ गए, 10 लाख रुपए आ गए। चलिए, अब लॉटरी का जो प्राइस रखा उसने, वो प्राइस रख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो कोई भी इंसान है उसके मन में लालच आ जाता है कि चलो 1000 रुपये की तो बात है, 1000 रुपये का हम एक जुआ खेल लेते हैं। ठीक है, गैम्बलिंग।
तो गैम्बलिंग ही है ये लॉटरी, और कुछ नहीं है। कि 1,000 रुपये अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो क्या पता 1,000 के 1 लाख बन जाए, ठीक है। तो एकदम से दिमाग में ये आता है कि अरे 100 टाइम्स हो जाएगा आपका पैसा, एक झटके में हो जाएगा। और जो लॉटरी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनको भी क्या लगेगा, उनको भी ये लगेगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमने 10 लाख रुपए कमाए और कमाने के बाद हमने 1 लाख रुपया दे दिया, तो भी 9 लाख का प्रॉफिट फालतू में ऐसे ही, ठीक। तो ये जो चीज़ है, ये लॉटरी का जो गेम है, लॉटरी का गेम इस तरह से होता है। फिर कुछ ऐसा भी होता है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, लेकिन जो विनर है, विनर तो एक ही रहेगा। तो अब आप ये देखिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन तो एक ही है ना, वो पहले से ही फिक्स्ड है कि भाई ये जो नंबर हैं, ये नंबर अगर किसी के पास है तो वो जीत गया, ठीक। तो कोई भी पर्सन है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले 20 नंबर उसके सामने रखे हुए हैं, वो 20 में से 6 नंबर चूज करेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वेज in which a person can choose 6 numbers out of 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20C6। चूज करना यानी कि सेलेक्ट करना, तो ये कॉम्बिनेशन लगता है इसमें, तो 20C6 हो गया। अब 20C6 को कैसे सॉल्व करेंगे, याद करिएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता था NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है। तो 20C6 का क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। हम 14 फैक्टोरियल पर क्यों रुक गए, क्योंकि हमें मालूम है कि 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, वो नीचे 14 फैक्टोरियल है, उसके बाद 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका क्या करें, आप ही देखिएगा, यहाँ से मैं कहूँगा 6 3 ज़ा 18 और 3 से ये 3 कट गया। फिर हम ये कहेंगे 5 4 ज़ा 20 और 4 से ये 4 कट गया। फिर कहेंगे 2 8 ज़ा 16, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद आप क्या करिए, आप 17 और 19 को मल्टीप्लाई करिए, तो 17 9 ज़ा होता है 153, ठीक है। तो 15 कैरी आ गया, 17 1 ज़ा 17 और 15 कितना हो गया 32, 17 और 15 हो गया 32, और 19 इंटू 17 हो गया 323, और फिर उसके बाद है आपके पास 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना हो गया 120, 15 8 ज़ा 120 होता है। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, 12 3 ज़ा 36, एक जीरो तो लास्ट में आ ही जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 12 2 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी आ गया, 12 3 ज़ा 36 और 2 38, तो 38760। तो 38760 ये वो वेज हो गए जिस जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए कि इन वेज में वो नंबर सेलेक्ट कर सकता है, मतलब इतने कॉम्बिनेशन वो सेलेक्ट कर सकता है। 6 नंबर्स के 20 में से 6 नंबर के इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन तो एक ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 38760। और फिर बात करेंगे विनिंग कॉम्बिनेशन की। तो भाई विनिंग कॉम्बिनेशन तो केवल एक ही है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू winning combination upon total combinations
विनिंग कॉम्बिनेशन तो केवल एक है और टोटल कॉम्बिनेशन 38760। एक बार चेक कर लो पीछे, आंसर यही होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, तीनों क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। सर एक बार 7th क्वेश्चन करवा दीजिए इसी एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, ठीक है। हमें यहाँ पर एक काम करना है कि जब भी कभी हम कोई कॉइन जो है, कॉइन को टॉस करते हैं तो ना ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए टॉसिंग वन कॉइन, टॉसिंग वन कॉइन, एक कॉइन को टॉस करा या एक कॉइन को हमने टॉस करा, तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं कि आउटकम्स क्या आ सकते हैं, एच हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हमसे ये कहा जाता है कि आपने दो कॉइन्स को टॉस करा, टॉसिंग टू कॉइन्स, तो टू कॉइन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 1 और इधर लिखोगे 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2। स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट आप क्या करेंगे, 2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको हेड भी 2 बार लिखना है, टेल भी 2 बार लिखना है, तो एच एच टी टी। और 1 का मतलब क्या है कि आपको हेड भी एक बार लिखना है और टेल भी एक बार लिखना है, तब तक जब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट ना हो जाए, तो एच टी। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 1 कॉइन में तो सीधा सीधा एक कॉइन उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और जब 2 कॉइन्स उछालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इधर 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 1। ऐसे ही जब मैं 3 कॉइन उछालूंगा टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट करा था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अब क्या करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और 2 की पावर 0 का मतलब है 1। ये जो 4 है, इस 4 का मतलब ये है कि आपको हेड लिखना है 4 बार, एच 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 एच, ये 4 बार हेड लिख दिया, टी 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 4 बार टेल लिख दिया। ऐसे ही एच एच टी टी एच एच टी टी, मतलब 2 बार हेड 2 बार टेल, तब तक जब तक पूरी लाइन कंप्लीट ना हो जाए। फिर 1 का मतलब एक बार एच एक बार टी, तो एच टी एच टी एच टी एच टी। ये हो गया टॉसिंग 3 कॉइन्स। अब अगर मान लीजिए हमको 4 कॉइन्स टॉस करने हैं तो क्या करेंगे, अब मैं क्वेश्चन 7 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन 7 में यही दे रखा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये फिर से एक गेम हो गया। तो क्वेश्चन 7 में आप देखिएगा, क्वेश्चन 7 में है टॉसिंग 4 कॉइन्स या 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो 1 कॉइन is tossed 4 times। तो 4 टाइम्स मतलब आप 2 की पावर 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 और ये 1। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 8 बार हेड लिखेंगे, 8 बार टेल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बार हेड लिखा। अब मैं 8 बार ही टेल लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार टेल हो गया। फिर 4 का मतलब 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार टेल, 1 2 3 4, फिर 4 बार हेड, 1 2 3
4, फिर 4 बार टेल 1 2 3 4, फिर 2 का मतलब है डबल एच डबल टी डबल एच डबल टी तब तक जब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट ना हो जाए, 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच और 2 बार टी। फिर 1 का मतलब 1 बार एच 1 बार टी, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। ये इस तरफ वाला मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे। तो ऐसी टेबल बनाकर फिर इसके बाद आप लिखेंगे, टेबल शो करनी जरूरी है। इस क्वेश्चन में तो दिखानी पड़ेगी। असल में अगर हम ये टेबल ये इस लॉजिक से ना करें ना तो हम करते ही रह जाएंगे, इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि 4 के कॉम्बिनेशन बनाने किस तरह से। तो यहाँ ये लॉजिक अगर हमने दिमाग में रख लिया तो हमसे कभी गलती होगी ही नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर सबके आगे एक एक एरो लगा लो। विनिंग अमाउंट रुपी में लिखूंगा मैं। वो बोल रहे हैं कि फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। तो 1 रुपया अगर मैं जीत रहा हूँ तो आप ये सोचो कि 1 रुपया मेरी पॉकेट में आ रहा है, तो समथिंग इज गेटिंग एडेड इन माई पॉकेट, तो मैं उसको लूँगा +1। अगर मैं 1.50 यानी कि 1.5 रुपया अगर मैं हार रहा हूँ तो इसका मतलब समथिंग इज गेटेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई पॉकेट, तो इसका मतलब मैं उसको लूँगा -1.50। यहाँ चारों बार हेड आए तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, तो टोटल 4 रुपये जीत गए हम। यहाँ विनिंग अमाउंट हो गया 4 रुपये। फिर इधर 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, और 3 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि टेल पर मैं 1.50 लूज कर रहा हूँ, तो 1.50 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 हेड है और 1 टेल है, जो जब 3 हेड और 1 टेल है तो यहाँ पर भी सेम 1.50। फिर इधर 2 हेड का मतलब 2 रुपए, 2 टेल का मतलब -3, तो 2 - 3 कितना हो गया -1, यानी कि 1 रुपया हम हार गए। -1 का मतलब ये है कि 1 रुपया हम हार गए, इसलिए -1 लिखा। उसके बाद देखिए एच टी एच एच, इसका मतलब 3 एच और 1 टेल, तो फिर वही 1.50। फिर देखिए एच टी मतलब 2 हेड 2 टेल, तो वही -1 रुपीज। वही समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बताएं, हर्षिता, नव्या, पार्थ, शुभांगी, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला देखिए एच डबल टी डबल एच, यानी कि 2 बार एच 2 बार टेल, तो 2 बार हेड 2 बार टेल पर फिर -1 रुपीज। फिर एच ट्रिपल टी का मतलब क्या है कि -1.5 -1.5 -1.5 -4.5, और हेड पर 1 रुपया जीता तो +1, तो माइनस का 3.5। इधर फिर देखिए कि 3 बार एच और 1 बार टेल, तो 3 बार एच और 1 बार टेल हम देख चुके हैं 1.50। फिर इधर टी डबल एच और टी, यानी कि 2 हेड 2 टेल, तो यहाँ पर फिर वही है -1 रुपीज, ठीक। उसके बाद देखिए टी एच यानी कि 2 हेड 2 टेल, तो फिर वही -1 रुपीज। फिर देखिए 1 हेड और 3 टेल, तो -3.5 रुपीज, माइनस का 3.50 कर दो इसको। फिर डबल टी डबल एच, यानी कि 2 हेड 2 टेल, तो फिर से -1 रुपीज। और 3 टी और 1 हेड, तो -3.50। और इधर 3 टेल और 1 हेड, तो फिर से वही -3.50 -3.50। और लास्ट में चारों बार टेल आ गया तो बेचारा एक बार भी जीत नहीं पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -6 रुपीज, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक तो ये एक टर्म तो ये हो गई -6, एक हो गई -3.50, एक हो गई -1 और एक हो गई 1.50। इसके अलावा कोई टर्म है? इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि
विनिंग और लूजिंग अमाउंट्स आर विनिंग और लूजिंग अमाउंट्स आर, एक तो 4 रुपीज, एक है 1.50, ठीक है, और एक है -1 रुपीज, एक है -3.50 एक माइनस और एक है -6। बस यही है ना, Yes. और तो कुछ है नहीं। तो अब ये बोल रहे थे कि पहले तो आप ये बताइए कि विनिंग अमाउंट्स कितनी है। तो विनिंग अमाउंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 अमाउंट्स हैं, ठीक है। जीतना या हारना वो डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, वो इस पर डिपेंड करता है। फिर वो बोल रहे हैं कि आप सबकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये केसेस कितने हैं टोटल, 16 केसेस। 16 केसेस में बस एक बार ऐसा है कि वो इंसान जो है वो 4 रुपए जीतता है, तो एक केस है आउट ऑफ 16। तो बेटा ये हो गया 1/16। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹1.50, 1.5 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो 1.50 वाले केसेस काउंट करो, 1 2 3 4 है केवल, तो 4/16। हम सोचते हैं कि एक बार इनको डिवाइड कर लें, 1/4 लिख लें, लेकिन रहने दो, 4/16 ही रहने दो। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये -1 है, तो -1 का मतलब है लूजिंग ₹1। अब रुपी -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही लूजिंग लिख दिया है। अगर मैं विनिंग लिखता तो मुझे -1 लिखना पड़ता। और -1 वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6/16। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3.50, 3.5 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी। काउंट करिए, 1 2 3 4, 4/16। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6। तो ऐसा केवल एक केस है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/16। हमने ठीक करा या गलत करा ये कैसे पता चलेगा, सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लो। तो सबके डिनोमिनेटर मैंने जानबूझकर सेम रखे हैं ताकि ऐड करने में आसानी हो। तो न्यूमरेटर ऐड करते चले जाओ, 1 + 4 5 + 6 11 + 4 15 + 1 16, 16/16 यानी कि 1। तो इसका मतलब कुछ हमने लूज नहीं करा है, सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। बताइए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हाँ जी, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखने से पहले शायद मैंने एक फॉर्मूला, हाँ आपको लिखवाया ही था, याद आ गया लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में ये बोल रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो फर्स्ट में देखो क्या है, PA is equal to 0.5, PB is equal to 0.7, PA is equal to 0.5, PB is equal to 0.7, PA intersection B is equal to 0.6, PA intersection B is equal to 0.6। हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कभी भी इनसे मतलब इंडिविजुअली ए से या बी से बड़ी नहीं हो सकती। फिर से देखो आप, अगर मैं इसमें वेन डायग्राम बना लूँ तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए है और ये बी है। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, ये तो बीच वाला पोर्शन है ना। Yes, sir. आप कहोगे नहीं भाई नहीं, मैं तो बड़ा बनाना चाहता हूँ इस पोर्शन को, तो कितना बड़ा बनाओगे आप? ए से बड़ा तो नहीं बना सकते ना कॉमन वाला पोर्शन। इसी तरह से कॉमन वाले पोर्शन को आप बी से बड़ा नहीं बना सकते। आप कितना भी इनको नज़दीक ले आओ, ये एरिया बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये अपने जो पेरेंट सेट्स हैं यानी कि ए और बी, उनसे बड़ा नहीं हो सकता।
इंटरसेक्शन जो सेट होता है वो हमेशा दोनों से अलग अलग छोटा होता है, पी ए से भी छोटा होता है, पी बी से भी छोटा होता है। तो हम ये कहेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज less than PA as well as PB, and here since PA is less than PA intersection B, so these given probabilities are not defined. ये probabilities defined ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये PA है ये A इंटरसेक्शन भी इस PA से ही बड़ा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। अच्छा, यूनियन जो है, यूनियन तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन में क्या हो गया, यूनियन में ए और बी पूरा पूरा आ जाएगा ये, तो यूनियन ए यूनियन बी आपका ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसमें तो पूरा का पूरा आ गया ना, सारा एरिया आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है पी ए इज इक्वल टू 0.5, पी बी इज इक्वल टू 0.4। पी ए इज इक्वल टू 0.5, पी बी इज इक्वल टू 0.4। अब और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8 दे रखा है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8 ये गिवन है। तो यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ए यूनियन बी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये पी ए से भी बड़ा है, ठीक है, होता ही है बड़ा, और ये पी बी से भी बड़ा है, तो हाँ ठीक है, होता है बड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, सिंस पी ए यूनियन बी is equal to PA plus PB plus PA intersection B, तो PA यूनियन B कितना हो गया 0.8 is equal to PA कितना हो गया 0.5, PB कितना हो गया 0.4, और PA intersection B मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो 0.8 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 0.9 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 0.9 को इधर ले आओ, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी (0.8 माइनस 0.9) क्या हो गया माइनस 0.1, ये भी नॉट डिफाइंड। नोट करें, बिकॉज probability of any event can't be negative। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो चाहे फिर वो इंटरसेक्शन हो, चाहे फिर वो यूनियन हो, कुछ भी हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जी, बताइए बताइए। सर फॉर्मूले में माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी नहीं होगा? हाँ सही कह रहे हो, ये गलती हो गई, नोट करिए भाई, गलत कर दिया मैंने, ये इसको माइनस करो, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, फिर ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 0.9
माइनस 0.8 यानी कि प्लस का 0.1, तो फिर डिफाइंड है ये, ठीक है, नॉट डिफाइंड नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कभी किसी केस में ऐसा भी आ सकता है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नेगेटिव आ गया, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये प्रॉपर्ली डिफाइंड है, Okay, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे ही दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 पार्ट्स हैं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तीनों पार्ट करो फटाफट, फटाफट करो, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, Okay, sir. ठीक है ना। पीछे 2 बुक्स हैं, देख लेना, थोड़ी हैवी है, चलाने में दिक्कत नहीं होगी। पीछे आंसर ही करा है हो गया। तो बस तो कैसे कहेंगे वो? बस कर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो जगह छोड़ दो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में है गिवन पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, कॉमा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? एक जैसे नहीं है, क्या मतलब एक इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि उसका ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू 3/5
इनकी इस टाइम शिफ्ट चेंज होती है लगभग अभी की तो बात है। अच्छा नहीं, ये कोई दूसरी मस्जिद होगी। इस ये वाला बहुत लंबी आवाज़ खींचता है। इनकी आवाज़ें भी मेरे को ना आवाज़ें भी पहचान में आ गई हैं। इससे पहले वाली जो अजान होती है ना 1 घंटे पहले वाली, तो उसमें आज बड़े दिनों बाद कोई मुल्ला जी लौट के आए हैं, क्योंकि उससे पहले कोई बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता था। आज आया फिर से वही बेकार सी आवाज़। तो सुरीली आवाज में ऐसा होता है? हाँ मतलब है तो वैसे ही बेकार से ही है ना, पर मतलब आवाज़ पहचान में अगर तुम रोज सुनोगे आवाज़ पहचान में आने लगी। मैं रोज सुनता हूँ, यही आवाज आती है। इस टाइम वाले की तो यही है। अच्छा। इस टाइम वाले की यही है। इससे 1 घंटा पहले वाला अब बड़ी बेकार आवाज़ आती दो है। बढ़ जाती है। हाँ, 2 कोई नया आया था, वो बड़ी सुरीली आवाज़ में है। अच्छा। मतलब वो अल्लाह में डूब जाता था कुछ बिल्कुल है। भाई कहाँ है भाई, तो सर मिलना चाहते हैं। नहीं कभी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा इन आवाज़ों पर। ये जो अजान होती है इसकी आवाज़ पर कभी ध्यान देना। यहाँ पर पहले एक आवाज़ ऐसी आती थी जैसे राजकुमार की आवाज़ थी ना, एकदम शार्प, एकदम ऐसी आवाज़ भी मैं भी मतलब बोलता था एक, तो आवाज़ें पहचान में आ जाती है। मुझे लगता है पता नहीं हीरो था पुरानी फिल्मों में, पता नहीं इधर है या उधर है, यहाँ से कहीं से ही आती है आवाज़, क्योंकि इधर आती है हॉल में, उधर वाले रूम में नहीं आती। किसी और है? हाँ इधर ही कहीं होगी, कहीं गाँव वगैरह में होगी कहीं, क्योंकि यहाँ तो कहीं दिखाई देती नहीं। PA is equal to 3/5, PP is equal to 1/5 और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं PA इंटरसेक्शन B, तो ये क्या हो गया 0। तो अब जरा देखो, अब वो पूछ रहे हैं PA और B, और का मतलब क्या हो गया यूनियन, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो गया PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA क्या है 3/5, PB क्या है 1/5 और ये क्या है 0, ये हो गया 4/5। बताइए जी, क्लियर, समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 नोट करिएगा। इफ E and F are events such that PE is equal to 1/4, अगला देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इफ E and F are events such that PE is equal to 1/4, PE is equal to 1/4, PF is equal to 1/2, PE is equal to 1/4, PF is equal to 1/2 and P and F is equal to 1/8। बेटा एंड का मतलब याद रखना इंटरसेक्शन होता है, इज इक्वल टू 1/8। फाइंड P और F, और F का मतलब क्या है यूनियन। तो ये हो जाएगा PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। अब PE कितना है 1/4 और PF कितना है 1/2 और ये हो गया 1/8। 4 2 और 8 का एलसीएम ले लो, क्या हो गया 8 हो गया, 4 2 8, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 8 1 8, 1 1 1, 2 + 4 6, 6 - 1 हो गया 5, तो ये आ गया 5/8। ठीक है, अब जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट करने से पहले एक लॉ लिख लेना, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन, मुर्गन नहीं है, साउथ इंडियन वाला नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? अच्छा
टाइम कम रह गया लगता है, वो 10 मिनट रह गए। 10 मिनट जब बचते हैं ना तो नेटवर्क जाने शुरू हो जाते हैं बच्चों के। अच्छा चलिए, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ ये होता है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ये दे रखा है तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अगर पी ए डैश, इसको याद कैसे रखते हैं? रिमूव द लाइन एंड चेंज द साइन, रिमूव द लाइन एंड चेंज द साइन। तो ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई है ना, ए के ऊपर छोटा सा डैश, बी के ऊपर छोटा सा डैश, इनको लाइंस को चेंज कर दिया, लाइंस को रिमूव कर दिया और बीच का जो साइन है इसको चेंज कर दिया, ठीक है, और उसको बनने से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला डिमॉर्गन्स लॉ में। एक दूसरा क्या है कि अगर पी ए डैश यूनियन बी डैश दे रखा हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन करके आप लाइन चेंज, लाइन रिमूव कर दो उसमें से, मतलब डैश हटा दो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये आपको अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट में हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं ये, इसमें इन्होंने पूछा पी नॉट ई एंड नॉट एफ। पी नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई का मतलब क्या है? ई डैश, एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, और ये हो गया एफ डैश, ठीक है। तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इट इज जस्ट लाइक ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और यूनियन में निकाल ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, रीजन में लिख देना यहाँ, डिमॉर्गन्स लॉ। Yes, sir. 1 माइनस 5/8, 8 1 जा 8, 8 माइनस 5/8 मतलब 3/8, ठीक है भाई। हर्षिता, शुभांगी, क्लियर यहाँ तक? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। में है इवेंट्स E and F are such that P not E or not F is equal to 0.25. P not E or not F is equal to 0.25. is equal to 0.25. अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास P E डैश, और का मतलब क्या है? यूनियन, नॉट एफ मतलब एफ डैश इज इक्वल टू 0.25। अब इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.25। अब ये जो माइनस वाला पी ई इंटरसेक्शन एफ है इसको उधर ले जाओ, ये हो गया 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। 1 माइनस 0.25 क्या हो गया 0.75 इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई 0.75। ये जीरो तो नहीं है ना, अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ 0 आ जाता तब मैं बोलता कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन ये 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। Since P E intersection F, P E intersection F is not equal to 0, so E and F are not mutually exclusive, दोनों mutually exclusive नहीं है। बताइए क्लियर? ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस करना अपने आप, ठीक है, आसान है बाकी के भी क्वेश्चंस। डाउट आए तो पूछना मेरे से। फाइनल एग्जाम्स कब से तुम्हारे? 5 मार्च तुम्हारे?
28 तुमने बताया था तुम्हारे